Namaskar, myself Deepak Gondalia. I am welcoming you all of you to the channel of Daya Patel's e-learning zone. तो बच्चों प्रीवियसली जो सेशन था उस सेशन के हमने एपरेंट वेट भी पढ़ा था एज वेल एज मल्टीपल ब्लॉक सिस्टम के वहाँ पे दो से ज़्यादा बहुत सारे ब्लॉक एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे। उस कंडीशन के लिए हमने फोर्स क्या लग रहा है, मतलब कि एक बॉडी सेकंड बॉडी पे कितना रिएक्शन फोर्स लगा रही है, सेकंड बॉडी थर्ड पे कितना रिएक्शन लगा रही है, वो सब कुछ हमने पढ़ लिया। आज उसके रिगार्डिंग हम कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो जनरली जो स्मॉलेस्ट टाइप का मतलब कि एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है वो देखते। यहाँ पे क्वेश्चन में से कि अ स्प्रिंग वेइंग मशीन, क्वेश्चन लिख ही देते हैं, अ स्प्रिंग weighing machine inside stationary lift reads 50 kg when a man stand on it. What would happen to the scale reading if the lift is moving upward with first constant velocity and second constant acceleration. ओके तो पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देते हैं कि मान लो कि कोई वेइंग मशीन है स्टेशनरी लिफ्ट के अंदर एंड रीड्स 50 kg रीड करा है व्हेन द मैन स्टैंड ऑन इट, वहाँ पे कोई पर्सन जो ऊपर खड़ा है। व्हाट वुड हैपन एंड द स्केल रीडिंग इफ द लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड, मान लो कि लिफ्ट ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है तब कितना वेट वो मेजर कर सकती है। तो फर्स्ट केस हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट केस के अंदर समझ लो कि लिफ्ट जो है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रही है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो जो भी एक्सेलरेशन होगा ज़ीरो होगा, मतलब कि वहाँ पे कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। तो यहाँ पे जो भी अपरेंट फोर्स लगेगा वो एग्जैक्ट, यानी कि जो पर्सन का जो भी फोर्स नीचे वेइंग मशीन पे लग रहा है उतना ही नॉर्मल फोर्स वेइंग मशीन लगाएगा। तो मैं लिखूँगा W अपरेंट इज इक्वल टू W एक्चुअल फोर्स। एक्चुअल फोर्स मतलब कि रियल वाला फोर्स, तो रियल वाला फोर्स होगा दैट इज mg, और वेट मशीन जो है वेइंग मशीन वो मेज़र कर रही है तो 50 इंटू जी, और जो रीड कर रहे हो तो आप यहाँ पे एग्जैक्ट परफेक्ट मेजरमेंट होगा 50 kg, यानी कि वेइंग मशीन है वो ऑलवेज वेट मेज़र कर रही है, वेट जो होगा 50 kg, यानी कि 50 kg इंटू 9.8 इतना वेट मेज़र कर रही है। चलो सेकेंड केस, तो ऑप्शन में आपको 50 kg लिखा है तो 50 kg लिखना है। सेकेंड केस के अंदर हम बात करते हैं कि लिफ्ट इज मूविंग विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ओके, अपवर्ड डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन है, तो ये लिफ्ट मान लो अपवर्ड में ए एक्सेलरेशन से जा रही है। तो बेसिकली डाउनवर्ड में आपको पता है कि शूडो फोर्स लगेगा दैट इज एम ए, और थर्ड थिंग है यहाँ पे कि खुद पर्सन है तो उसका रिएक्शन फोर्स नीचे लगेगा, सॉरी वेट फोर्स mg, और वेइंग मशीन का रिएक्शन फोर्स r डैश ऊपर लग रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पे r डैश इज इक्वल टू W अपरेंट इज इक्वल टू mg प्लस ma। तो वैल्यू लिखो यहाँ पे m कॉमन g प्लस a, तो m की वैल्यू यहाँ पे जो वेट है 50, g की वैल्यू है 10 और a की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे 5। सो W अपरेंट इज इक्वल टू 15 इंटू 50,
सो 750 आंसर आएगा। और यहाँ पे आपको मेज़र करना है तो किलोग्राम फोर्स में, न्यूटन में किलोग्राम फोर्स में मेज़र करना है तो W अपरेंट इज इक्वल टू 750 बाई G, यानी कि 75 kg वो रीड करेगा। लिफ्ट में जो अगर वेइंग मशीन है और लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो जो वेट है 50 की जगह पे 75 हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक, तो यहाँ पे है टेंशन इन अ स्ट्रिंग। मान लो कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है, तो उस पर टेंशन कैसे लग रहा है। तो टेंशन की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हम पढ़ेंगे। टॉपिक लिखो, टेंशन इन अ स्ट्रिंग। तो पहली नॉर्मल सी चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दूं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है लाइक अ स्ट्रिंग जो है, तो उसको आप दोनों साइड से खींच रहे हो तो उसमें स्ट्रेच मतलब खींचेगी तो उसमें कुछ टेंशन प्रोड्यूस होगा, स्ट्रेच होगी तो टेंशन प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग है, रोप है, चैन है या इधर स्प्रिंग है, उसमें कुछ ना कुछ आपको टेंशन तो मिलता ही है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, तो फर्स्ट पॉइंट के अंदर फोर्स ऑफ द टेंशन एक्ट ऑन अ बॉडी, याद रखना है कि फोर्स ऑफ टेंशन acts on a body in the direction away from the point of contact or tied end of the string। चलो एक्सप्लेन करता हूँ कि फोर्स ऑफ द टेंशन, कोई भी जगह पे टेंशन का फोर्स लगे ऑन अ बॉडी इन द डायरेक्शन, वही डायरेक्शन में, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब कि जहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है उस पॉइंट के अवे यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो देखो एक एग्जांपल यहाँ पे मैं बनाता हूँ। सपोज ये ब्लॉक है और ब्लॉक के साथ में हमने यहाँ पे स्ट्रिंग टाई कर दी है ऐसे। तो यहाँ पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ F। यहाँ पे कांटेक्ट है, तो कांटेक्ट जहाँ पे हो रहा है उसके अवे यहाँ पे लगेगा टेंशन। दूसरा कि यहाँ पे कोई पर्सन खींच रहा है तो यहाँ पे भी कांटेक्ट होगा, तो कांटेक्ट के अवे यहाँ पे भी टेंशन होगा T ऐसे। तो मतलब कि जिस डायरेक्शन में कांटेक्ट हो रहा है, कांटेक्ट के अवे दूर आपको क्या मिलेगा, टेंशन। सेकेंड थिंग, सेकेंड पॉइंट, स्ट्रिंग इज assumed to be inextensible। स्ट्रिंग is assumed to be inextensible, यानी कि आप जो भी स्ट्रिंग ले रही हो वो कंपलसरी इनएक्सटेंसिबल होनी चाहिए, यानी कि आप खींच के लंबी नहीं कर सकते। ओके, एंड दैट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक टाइड टू द स्ट्रिंग आर ऑलवेज सेम, मतलब कि जो भी ब्लॉक कनेक्टेड है उसका जो भी एक्सेलरेशन मिल रहा है वो ऑलवेज सेम ही रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। क्लियर। तो एक एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे एक ब्लॉक, यहाँ पे दूसरा ब्लॉक, दोनों ब्लॉक को मैंने कनेक्ट कर दिया। सॉरी, अगर यहाँ पे कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं F जितना, यहाँ पे स्ट्रिंग कनेक्टेड तो टेंशन प्रोड्यूस होगा, तो इसका भी एक्सेलरेशन और इसका भी एक्सेलरेशन दोनों सेम ही होना चाहिए, A1 और यहाँ पे A2, एंड ईयर A1 इज इक्वल टू A2 रहना चाहिए। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि अगर मान लो कि कोई भी स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, मतलब कि आप खींच के लंबा नहीं कर सकते हो, तो जितने भी ऑब्जेक्ट कनेक्टेड है दैट ऑल हैज़ द सेम एक्सेलरेशन। चलो थर्ड के अंदर फर्स्ट पार्ट है, इफ द स्ट्रिंग इज मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस।
स्ट्रिंग का कोई भी मास भी नहीं है और फ्रिक्शन भी नहीं है, तो टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग विल रिमेन सेम इफ द स्ट्रिंग is massless and frictionless, tension in the string tension throughout the string सेम, हर एक जगह पे आप जो टेंशन डिफाइन करें वो सेम रहेगा। तो उसका एक एग्जांपल मैं यहाँ पे ड्रॉ करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसे कोई टेबल है, टेबल के ऊपर एक पुली कनेक्टेड है ऐसे, और पुली के साथ एक ऑब्जेक्ट को हमने कनेक्ट किया है ऐसे, दूसरे ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कनेक्ट किया है ऐसे। दो ऑब्जेक्ट ऐसे कनेक्टेड है। तो यहाँ पे जितना टेंशन टी प्रोड्यूस होता है उतना ही टेंशन यहाँ पे टी है, और ऊपर ही इतना टेंशन यहाँ पे, और नीचे भी टेंशन यहाँ पे टी। तो हर एक जगह पे जितने भी पॉइंट आप बनाओ, हर एक पॉइंट पे सेम टेंशन रहेगा, हर एक पॉइंट पे सेम टेंशन रहेगा, और टेंशन की वैल्यू कोई भी पॉइंट पे चेंज नहीं होती। दैट इज द फर्स्ट रूल। सपोज मान लो कि स्ट्रिंग जो है मासलेस तो है बट फ्रिक्शनलेस नहीं है, तो क्या होगा कि हर एक जगह पर टेंशन जो है वो बदल जाएगा। ऊपर जितना टेंशन है उतना नीचे नहीं रहेगा, टेंशन की अमाउंट चेंज हो जाएगी। तो सेकंड पॉइंट में लिखेंगे इफ स्ट्रिंग इज massless but not frictionless, in that case tension will not remain same। हर एक जगह पे टेंशन अलग अलग होगा, सेम नहीं मिलेगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। इफ द स्ट्रिंग इज नॉट लाइट, मान लो कि स्ट्रिंग जो है लाइट नहीं है, मतलब कि थोड़ी सी हैवियर है। एट ईच पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग विल बी द डिफरेंट डिपेंडिंग एक्सेलरेशन, यानी कि हर एक पॉइंट पे एक्सेलरेशन डिफरेंट है। देखो इसके लिए मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा, पहले पॉइंट लिखेंगे। इफ द स्ट्रिंग is not light, tension at each point of the string will be different depending force depending on the acceleration। हर एक जगह पे डिफरेंट टेंशन होगा और वो एक्सेलरेशन पे डिपेंड करेगा, तो एक्सेलरेशन भी हर एक पॉइंट पे डिफरेंट होगा। सपोज यही केस को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो देखो ये एज है, यहाँ पे एक ब्लॉक यहाँ पे हमने रख दिया, उसको पुली पे लटका दिया, यहाँ पे दूसरा ब्लॉक यहाँ पे। यहाँ पे जो भी स्ट्रिंग लेते हो वो हैवियर है, नॉट मासलेस, हैवियर है। तो कंटिन्यूसली ऊपर से यहाँ पे टेंशन T1 होगा, यहाँ पे T2 होगा, यहाँ पे T3 होगा, यहाँ पे T4 होगा। तो हर एक पॉइंट पे टेंशन डिफरेंट है, और वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो भी एक्सेलरेशन मिलेगा वो भी हर एक पॉइंट पे अलग मिलेगा। चलो आगे। इफ द फोर्स इज डायरेक्टली अप्लाइड टू द स्ट्रिंग, मान लो कि कोई भी फोर्स आप स्ट्रिंग पे अप्लाई कर रहे हो। से अ मैन इज पुलिंग द स्ट्रिंग, मान लो कि कोई इंसान जो है, यहाँ पे चलो डायग्राम के साथ में एक्सप्लेन कर दूं। इस डायरेक्शन में
कोई बंदा जो है फोर्स लगा रहा है, ऐसे एफ फोर्स से खींच रहा है पर्सन है, तो यहाँ पर टेंशन डी होगी और इस डायरेक्शन में टेंशन अवे होगी ऐसे। तो ये कि अ मैन इज पुलिंग द स्ट्रिंग फ्रॉम द अदर एंड ऑफ द विथ सेम फोर्स से जितना टेंशन उतने फोर्स से वो खींच रहा है, देन द टेंशन विल बी इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स इरिस्पेक्टिव ऑफ द मोशन। मतलब कि यहाँ पे जो भी मोशन होती है तो उतना ही फोर्स और टेंशन दोनों सेम रहेगी, अलग अलग वैल्यू नहीं होगी। एंड इरिस्पेक्टिव ऑफ द वेदर द बॉक्स मूव और नॉट, मैन मूव्स और नॉट, मान लो कि इंसान मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन जितना फोर्स लगाएगा उतना ही यहाँ पर टेंशन मिलेगा। ओके, तो आई कैन से दैट T इज इक्वल टू F। ओके, ये कब पॉसिबल होगा कि मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट एक सरफेस पे है और उसको स्ट्रिंग के साइड टाई कर दिया, सेकेंड एंड से कोई पर्सन F जितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो यानी कि स्ट्रिंग खींची तो फोर्स इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ टेंशन। नेक्स्ट पॉइंट ई, स्ट्रिंग इज अज्यूम टू बी मासलेस अनलेस स्टेटेड। सपोज मान लो कि आपको बोला नहीं है कि स्ट्रिंग मास वाली है या नहीं, कुछ भी नहीं लिखा है, तो आपको कंपलसरी स्ट्रिंग को मासलेस ही अज्यूम करना है। याद रखना कि अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो इसका मतलब है कि स्ट्रिंग इज मासलेस, स्ट्रिंग इज मासलेस। बट ऑलरेडी ऐसे डिफाइन किया है कि स्ट्रिंग का सर्टन मास है, और अदरवाइज ऐसे भी लिखा है कि वो सर्टन कोई भी डेंसिटी के साथ में चेंज हो रही है, तो वो आपको इंडिकेट किया होगा। अगर कुछ नहीं है तो उसको मासलेस ही मेजर कर लो। हैंस द टेंशन इट रिमेन्स द सेम एवरीवेयर एंड इक्वल टू बी द अप्लाइड फोर्स। हर एक जगह पे टेंशन सेम रहेगा और उसकी जो अमाउंट है वो एक्सटर्नल फोर्स जितनी ही होगी। हाउएवर इफ द स्ट्रिंग हैज द मास, मान लो कि स्ट्रिंग के पास मास है, तो टेंशन एट अ डिफरेंट पॉइंट विल बी द डिफरेंट, मतलब कि हर एक पॉइंट पे टेंशन डिफरेंट होगा। एंड मैक्सिमम एट द एंड थ्रू विच द फोर्स इज अप्लाइड, मतलब कि जहाँ से फोर्स हम अप्लाई करें वहाँ पे मैक्सिमम होगा और एट द एंड पॉइंट वहाँ पे मिनिमम होगा। चलो इसको डायग्राम के साथ हम समझते हैं। ब्लॉक, कुछ मास वाली स्ट्रिंग, मतलब कि हेवियर है, यहाँ पे हमने फोर्स अप्लाई किया F, तो जहाँ पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पर टेंशन मैक्सिमम है, और जहाँ पे फोर्स आप लगा रहे हो और बहुत ही सेपरेट पार्ट है एंड पार्ट पे, तो वहाँ पर टेंशन होगा मिनिमम। तो याद रखना कि फोर्स जहाँ से लग रहा है उस पॉइंट पे मैक्सिमम टेंशन हो, और जो स्ट्रिंग का लास्ट पॉइंट है वहाँ पे मिनिमम है। क्लियर? तो आपको इस पॉइंट में से इतना ही याद रखना है कि सपोज मान लो कि मासलेस कुछ भी नहीं दिया है तो वो स्ट्रिंग मासलेस है। अगर स्टेट किया है कि ये स्ट्रिंग के पास कुछ ना कुछ मास है, तो जहाँ पे फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स वहाँ पे मैक्सिमम टेंशन होगा, और जो एंड पॉइंट है वहाँ पे मिनिमम टेंशन होगा। चलो आगे। In order to produce a tension in a string, two equal and opposite stretch force must be applied. देखो, ऐसे कोई स्ट्रिंग है, कोई भी, मतलब कि फोर्स नहीं लग रहा है, तो मुझे टेंशन प्रोड्यूस करने, तो मैं मान लो कि एक ही साइड से खींच रहा हूँ तो कुछ भी टेंशन नहीं होगा। लेकिन सपोज यही स्ट्रिंग को दोनों साइड सेम फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो इन दैट केस टेंशन विल बी प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग, और वो कितना टेंशन होगा इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स जो भी आप अप्लाई कर रहे हो उतनी ही अमाउंट की टेंशन फोर्स होगी। क्लियर? लास्ट पॉइंट, एवरी स्ट्रिंग कैन बी बियर मैक्सिमम टेंशन। कोई भी स्ट्रिंग है वो मैक्सिमम टेंशन ही बियर कर सकती है, उससे ज़्यादा अगर टेंशन आ गया तो ब्रेक हो जाएगी। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग इज कंटिन्यूसली इंक्रीज, इट विल बी ब्रेक बियॉन्ड द सर्टन लिमिट। मान लो कि कॉन्स्टेंटली आप टेंशन इंक्रीज करे ही जा रहे हो, तो एक ऐसा टाइम आएगा कि वो टूट जाएगी। आपने बहुत सारे पिक्चर में देखा है कि रस्सी के साथ बहुत हेवियर ऑब्जेक्ट कनेक्ट किए होते, तो धीरे 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 रस्सी गलने लगती है,
गलने लगती है, मतलब कि जो भी स्ट्रक्चर वो टूटने लगता है, और मैक्सिमम टेंशन तक वो बेयर कर सकती है, उससे ज़्यादा टेंशन लगा तो वो टूट जाएगी। तो यहाँ पे वही है कि मैक्सिमम टेंशन विच स्ट्रिंग कैन बेयर विदाउट ब्रेकिंग, इट इज़ कॉल्ड द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। बिना टूटे जितना भी टेंशन बेयर कर सकती है, इट इज़ कॉल्ड द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, द मैक्सिमम टेंशन विच अ स्ट्रिंग कैन बेयर विदाउट ब्रेकिंग इज कॉल्ड द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। टूटे बिना जितना मैक्सिमम टेंशन बेयर करती है उसको हम बोलेंगे ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। इट इज़ फाइनाइट फॉर द स्ट्रिंग एंड डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल। हर एक स्ट्रिंग के लिए फाइनाइट है। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कभी भी पूछे तो दैट इज़ द फाइनाइट वैल्यू, और किस पे डिपेंड कर रही है, तो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ डिपेंड ऑन द मटेरियल एंड डायमेंशन। चलो मटेरियल कैसे, तो बताता हूँ। सपोज मान लो आपके पास एक पतला सा छोटी सी स्ट्रिंग है और एक बड़ी सी मोटी, यानी कि जो स्ट्रिंग नहीं है पूरा, मान लो कि ये रोड ही है, रोप है, पूरा रोप। तो रोप के अंदर आप हैवियर ऑब्जेक्ट को उठा सकते हो, लेकिन स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में हैवियर ऑब्जेक्ट को नहीं उठा सकते। यानी कि जैसे मटेरियल चेंज होता है और डायमेंशन चेंज होता है, तो वैसे ही ब्रेकिंग स्ट्रेंथ भी चेंज होगी। सिंपल एग्जांपल आपको लेना है तो एक स्ट्रिंग ले लो, एक स्ट्रिंग के साथ में ऑब्जेक्ट टाइट करो, और ऐसी 5-6 स्ट्रिंग ले लो और उसके साथ को ट्विस्ट करके एक बड़ी सी स्ट्रिंग बनाओ, मतलब मोटी सी स्ट्रिंग बनाओ, तो वो ज़्यादा ऑब्जेक्ट, ज़्यादा मास को बेयर कर सकती है। तो बस इतना ही था हमारा स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट। अभी ये थियोरिटिकल पोर्शन ख़त्म हुआ। नेक्स्ट हमको क्या देखना है, तो एग्जाम्पल अबाउट द स्ट्रिंग। बहुत ही एक्सलेंट एग्जाम्पल है, जैसे ही आपने 2 बॉडीज फोर्स देखे थे वैसे ही यहाँ पे एग्जाम्पल है। तो जल्दी से ट्राई करते हैं। सेम टू सेम में कुछ भी चेंज नहीं है, लेकिन यहाँ पर टेंशन होगा, वहाँ पर रिएक्शन फोर्स था। देखो 1 kg, सॉरी M1 मास का, M2 मास का और M3 मास का 3 ऑब्जेक्ट है। तीनों को हमने कनेक्ट तो किया, लेकिन स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट किया है। ओके, तो M1 connected with M2 connected with M3 and the external force M1 पे लगा रहा है F1 जितना, F जितना, नॉट F1, F जितना। अभी समझो, F फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो पहली स्ट्रिंग जाएगी, दूसरी जाएगी और तीसरी, मतलब तीनों ऑब्जेक्ट तो खींचेगी, लेकिन एक साथ मोशन करे। अगर फ्रिक्शन लेस सरफेस है तो तीनों एक साथ में ही मोशन करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा F इज इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M3 मल्टीप्लाई विथ A, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम A मिल रहा है, A इज इक्वल टू F डिवाइड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3 एंड इट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। चलो सिस्टम का एक्सेलरेशन तो मिल गया। आगे M1 पे कुछ फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो M1 पे F फोर्स लग रहा है, वो आगे जा रहा है, लेकिन M2 और M3 के साथ में हमने स्ट्रिंग कनेक्ट की है, तो वो दोनों M1 को पीछे खींचेंगे कि भाई तुझको हम जाने नहीं देंगे। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे हम कलर चेंज कर लेते हैं। इस पॉइंट पे बैकवर्ड में टेंशन लग रहा है, दैट इज डिफाइन एज अ T1, इसको आप T1 से नाम दे दो। ओके, दूसरी चीज कि M1 के बारे में हम यहाँ से बता दें, तो ए डायग्राम हमारा यहाँ पे बना दिया। इस पॉइंट पे आपने फोर्स लगा दिया F, मास है M1, और यहाँ पे पीछे लग रहा है टेंशन T1, और ऑब्जेक्ट जो है वो A एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है। तो मैंने बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट A एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है तो बैकवर्ड में पुश होगा, धक्का लगेगा, दैट इज कॉल्ड द सूडो फोर्स एंड इट इज रिप्रेजेंट एज मास इनटू एक्सेलरेशन M1 है, मास इनटू एक्सेलरेशन M1 है। चलो कंपेयर करो तो आपका आंसर मिलेगा F इज इक्वल टू T1 प्लस M1 है, मुझे तो T1 चाहिए, सो T1 इज इक्वल टू F माइनस M1 है। चलो
ए की वैल्यू ऑलरेडी मैंने डिराइव की है, तो एफ माइनस m1 और ए की वैल्यू है दैट इज एफ डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, एफ कॉमन तो 1 माइनस m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। चलो एलसीएम निकालो तो f माइनस f इंटू m1 प्लस m2 प्लस m3 माइनस m1 और डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। चलो m1 गया m1 गया, तो फोर्स इज इक्वल टू m2 प्लस m3, फोर्स इंटू m2 प्लस m3 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। तो मतलब कि जो भी टेंशन T1 हो रहा है तो वो इतना मिलेगा फोर्स, टोटल फोर्स, एंड m1 के पीछे दो ऑब्जेक्ट है तो एडिशन ऑफ द m2 प्लस m3 एंड डिवाइड विथ टोटल मास। तो m3 पे कितना टेंशन लगेगा वो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन हमको प्रूव करना है। इसका आंसर आपको मिलेगा यहाँ पे, जो देखो m2 को इस डायरेक्शन में खींचेगा कौन, m2 को यहाँ पे खींचेगा कौन, T2 खींचेगा, टेंशन खींचेगा, तो इसको आप दे दो नाम T2। आगे है T1, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं T2 इज इक्वल टू, इसके पीछे सिर्फ m3 है तो F इंटू m3 एंड डिवाइड विथ टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3। डिराइव करते चलो, ले लो सेकेंड पार्ट। नाम दे दो m2, यहाँ पे फोर्स लग रहा है T1, बैकवर्ड में है T2 और यहाँ पे है एक्सेलरेशन ए आगे जा रहा है तो बैकवर्ड में शुडो लगेगा दैट इज m2a। तो T1 इज इक्वल टू T2 प्लस m2a, T2 को फाइंड कर लो तो T1 माइनस m2a। चलो वैल्यू लिखो, T1 क्या है, F इन ब्रैकेट ऑफ m2 प्लस m3 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, m2 प्लस m3 एंड डिवाइड विथ m1 प्लस m2 प्लस m3 माइनस m2 कांस्टेंट, एक्सेलरेशन आपको पता ही है तो F डिवाइड बाय होल मास m1 प्लस m2 प्लस m3। तो कॉमन क्या आएगा, F कॉमन, बेसिक तो डिवाइड कॉमन ही है तो m1 प्लस m2 प्लस m3 लिख ही दो, लेकिन मास है m2 प्लस m3 माइनस m2 गया तो बाकी क्या रहेगा, तो F इंटू m3 डिवाइड बाई टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3। तो ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके लिए आप टेंशन फाइंड कर सकते हो, कितना भी टेंशन क्यों ना हो। चलो इसके रिगार्डिंग में छोटा सा और क्विकली एक एग्जांपल करवा रहा हूँ। मान लो कि यहाँ पर ट्रेन का इंजन है, तो ट्रेन का इंजन यहाँ पे हमने बना दिया, उसके पीछे यानी कि वैगन हो गए, ये फर्स्ट कनेक्टेड विथ ए स्ट्रिंग, सेकेंड, थर्ड, बीच में डैश 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 कर रहा हूँ यानी कि बहुत सारे वैगन है। और ये लास्ट वाला। तो सपोज मैं एग्जांपल के तौर पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि टोटल जो नंबर ऑफ वैगन है 25 और हर एक को स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट किया है ऐसे, यानी कि n इज इक्वल टू 25। हर एक का मास भी सेम है, जितने भी वैगन है उसके मास सेम है, और ये जो इंजन है F जितना फोर्स लगा रहा है, कितना फोर्स लगा रहा है, F जितना। तो मुझे 21 और 22 जो भी वैगन है ना, 21 और 22, उसमें टेंशन कितना लगेगा वो फाइंड करना है। तो देखो ये 1 2 3, तो देखो 1 और 2 के बीच में फाइंड करना है, सिंपल सी मेथड, 1 और 2 के बीच में फाइंड करना है। तो 1 के पीछे, एक के पीछे कितने वैगन है, 24 है, तो मैं क्या लिखूंगा, फोर्स इनटू टोटल मास पीछे वाले 1 के पीछे वाले 24, तो 24 m और टोटल मास है 25 m, mm कैंसिल, तो 24F डिवाइड बाई 25 मिल गया आंसर आपका फर्स्ट वैगन में, 1 और 2 के बीच में, तो T1 मिल गया। अभी समझो 21 वाला है तो 21 के पीछे आएगा 22, 23, 24 और 25 ऐसे आएगा। तो यहाँ पे जो भी नाम है टेंशन को लिखेंगे 21,
तो पीछे टोटल 4 मास है, तो F इंटू 4m and divide with total mass 25m. mm cancel, so your answer is 4F divided by 25, that is the tension T21. बस तो ऐसे ही आपको कोई भी स्ट्रिंग साथ कनेक्टेड है तो टेंशन फाइंड कर सकते हैं. तो फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन है उसके बारे में बात करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ कीप शेयरिंग विथ योर फ्रेंड्स एंड हु आर द स्टूडेंट नीडी कि जो जेई और नीट की प्रिपरेशन के लिए बेस्ट कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो लोग मेरी चैनल पे आके बेस्ट नॉलेज डिफाइन कर सकते, ले सकते. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.